जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? सब कुशल मंगल हैं? ठीक ठाक हैं सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और प्रैक्टिस पे भी ध्यान दे रहे होंगे सब लोग। हमारी जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला थी, यूपी ट्रिपल एससी पैट को ध्यान में रखते हुए, आज उसकी क्रम में पॉलिटिकल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। और जो पैट 2025 में क्वेश्चन बन सकते हैं एकदम बेहतरीन, उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यू, उनसे कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं आज। चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? यानी जो भी हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद है, जिसका प्रमुख पीएम होता है, उसका ये प्रावधान है, मंत्री उसको ही बनाया जाएगा जो संसद का सदस्य हो। संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से किसी एक का सदस्य हो। और अगर किसी का सदस्य नहीं है तो राष्ट्रपति उसको मंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन वो केवल 6 महीने अधिकतम ही पद पर रह सकता है। उसके बाद उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 6 महीने। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भी राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को बिना संसद के सदस्य बने 6 महीने तक मंत्री नियुक्त कर दे, उसके बाद वो त्याग पत्र दे दे, उसके बाद उसे दोबारा से नियुक्त कर दे, तो ऐसा नहीं होता। केवल एक बार ही अधिकतम 6 माह तक कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री पद पर रह सकता है। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। यानी हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान और निकोबार, बंगाली खाड़ी में उसकी भौगोलिक स्थिति है, तो उसका हाई कोर्ट कौन सा है? हमारे यहाँ जो न्यायालय की व्यवस्था है, हमारे यहाँ नई दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे देश का न्यायालय है। उसके अलावा प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट है। और उसके साथ साथ ये प्रावधान है कि भी एक या एक से अधिक राज्यों के एक हाई कोर्ट हो सकते हैं। तो जिन राज्य के केवल अपने एक अलग हाई कोर्ट हैं, वो तो हैं ही, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं या कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के हाई कोर्ट हैं। तो इसमें यही पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कौन सा हाई कोर्ट है? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय। यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल का और अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सुकुमार सेन। जब 1991 और 92 में प्रथम आम चुनाव हुए थे, तो उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और इस स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया? इलवर्ट बिल, अधिकारों का बिल, आपराधिक जनजाति अधिनियम, सिंध भूमि उड्डयन विधेयक। तो 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिसको किसके द्वारा बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। इसमें काफी सारे प्रावधान शामिल थे। तो ये अधिकारों का बिल था। इसका राइट आंसर क्या है? अधिकारों का बिल। और इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान रखा कि भाई भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दीजिए। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? जैसे भारत और इंग्लैंड के संबंध में समझते हैं, 1947 से पहले तक हमारा भारत था और ब्रिटेन का हम पे शासन था।
तो इसमें ये मांग करी गई थी कि भाई जो भी भारत के आंतरिक मामले हैं, जितना भी भारत का शासन है, जो भी क्रिया प्रणाली है भारत की, वो स्वयं भारतीय लोग चलाएं। लेकिन ब्रिटिश लोग उसमें क्या कर सकते हैं, केवल विदेश, प्रतिरक्षा और संचार आदि से संबंधित जो मामले थे वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहते। बाकी जितने भी मामले थे हमारे आंतरिक, वो भारतीय लोगों द्वारा निर्धारित किए जाते। ये था डोमिनियन स्टेटस। तो 1928 की जो रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही कि भाई हमको आंतरिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र करो, केवल आप विदेश, प्रतिरक्षा और संचार आदि मामलों को देखो। और इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भी बात करी थी। तो ये अधिकारों का बिल था, 1928 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा तैयार किया गया था। एक प्रकार का संवैधानिक प्रावधान था, लेकिन इसको स्वीकार, मतलब लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि इसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन ऑफ पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कहाँ हुआ था? 28 जनवरी को पुरानी संसद के प्रिंसेस के चैम्बर में। सबसे पहले 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी बंगाल में। उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ और भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, तब भारत स्वतंत्र, गणराज्य, लोकतांत्रिक और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बना। कब बना? 26 जनवरी 1950 को। यानी आजाद तो हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गणतंत्र कब बना, संप्रभु कब बना? वो 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। उसके 2 दिन बाद ही भाई 1937 में ब्रिटिश जो रूल थे उनके आधारों पर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन 28 जनवरी 1900, सॉरी, ये नहीं, 28 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर है। यानी संविधान लागू होने के 2 दिन बाद हमारे भारतीयों के अनुकूल, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार एक सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की नींव रखी गई या स्थापना की गई, उद्घाटन किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया। तो राइट आंसर क्या है हमारा? 28 जनवरी 1950। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में उसने पंचायती राज का सिफारिश की थी कि भी भारत में ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज होना चाहिए। यानी गांव के स्तर पर लोगों की अपने निर्णय को लेने में स्वयं की भागीदारी हो, यानी ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक हो हम। तो इसमें त्रिस्तरीय, यानी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ये गांव के स्तर पर थी, गांव के स्तर पर, और ब्लॉक के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर, जिला परिषद। स्वायत्त शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ किया था? 1959 में राजस्थान के नागौर में इसका प्रयोग किया गया था। और किसकी सिफारिश पर आया था? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आया गया था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और ये जो
संशोधन हुआ था, इसको लागू किया 24 अप्रैल 1993 को। यानी अब भारत के प्रत्येक राज्य के जो जो गांव हैं उनमें या जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, यानी तीन स्तर पर, त्रिस्तरीय है, गांव के स्तर पर, ब्लॉक और जिला के स्तर पर पंचायती राज का गठन किया गया, ताकि जो भी स्थानीय लोग हैं वो स्वयं अपने कुछ मुद्दों पर स्वयं निर्णय कर सकें। गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित था ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज। तो सबसे पहले नागौर, उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसका दूसरा राज्य था इसका प्रयोग करने वाला। त्रिस्तरीय थी, गांव के लेवल पर, ब्लॉक और जिला स्तर पर। संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इस संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया। इसमें जो भी एससी एसटी और महिलाएं हैं उनको आरक्षण दिया गया है, और इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष होता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, किसके द्वारा पेश किया गया? यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य का मतलब हमारे संविधान का क्या उद्देश्य होना चाहिए, हम जो संविधान बना रहे हैं उसको बनाने के पीछे हमारे क्या उद्देश्य हैं, या संविधान लागू करने के बाद हमको क्या क्या प्राप्त करना है, ये सब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और बाद में संविधान जब बन गया था तो इसी में थोड़ा बहुत संशोधन करके उद्देशिका के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया। यानी हमारे संविधान का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इस चीज को लेकर एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। तो राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को। ये भी संविधान सभा के एक मेंबर थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, ये भी मेंबर थी संविधान सभा की। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? केंद्र और राज्यों के बीच जो मतलब कानून बनाने को लेकर के भी किन किन मुद्दों पर केंद्र कानून बनाएगा, किन किन मुद्दों पर राज्य, और किन मुद्दों पर केंद्र और राज्य दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। तो इनको तीन सूची, संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इनके माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया कि भाई आप इन विषयों पर कानून बनाओगे, आप इन विषयों पर कानून बनाओगे। संघ सूची क्या है? ऐसे विषय जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, तो ऐसे विषयों को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया। राज्य सूची, ऐसे विषय जिन पर राज्य कानून बनाएगा, जैसे पुलिस आदि, इनसे संबंधित जितने भी विषय हैं इन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य। समवर्ती सूची, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र और राज्य उन पर दोनों कानून बना रहे हैं, और अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई मतभेद है या उनके कानूनों में कोई अंतर है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून लागू किया जाता है। जैसे पर्यावरण आदि, ये समवर्ती सूची का विषय है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और भाई जब ये सूची बनी थी तो जितने भी विषय थे वो इन सूचियों में बांट दिए गए, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे थे कि भाई
जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते थे, उस समय वो नहीं थे, लेकिन आगे वो संभावित थे, या कुछ भी विषय उभर सकते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी केंद्र को दी गई, उन्हें बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति। तो अवशिष्ट शक्ति ये किसके पास है? केंद्र के पास। तो उन इनमें से पूछ रहा है कि भी कौन सी अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत है? पशुधन है? नहीं। पशुपालन? नहीं। साइबर कानून, यानी जिस समय संविधान लागू हुआ था तब ये समस्या नहीं थी साइबर कानून की, वर्तमान में एक बहुत प्रमुख समस्या बनी हुई है। तो ये किस सूची का विषय है? ये है अवशिष्ट शक्ति, और इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? यानी जैसे हमारा केंद्र में संसद है और राज्य का विधानमंडल, विधानमंडल, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसी जो विधानमंडल राज्य का, उसमें विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद। वि- विधानसभा तो सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद सब राज्यों में नहीं है। तो जो संसद की संरचना है केंद्र में, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार लोकसभा की तरह राज्य में होता है विधानसभा, यानी लगभग इनके कार्य समान ही होते हैं कुछ अंतर को छोड़कर। ऐसी ही होती है राज्यसभा। राज्यसभा की भी कार्य प्रणाली राज्य के विधान परिषद की तरह है, लेकिन इनमें कुछ बेसिक अंतर हैं। तो इन्हीं अंतर को क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? सदस्यों का नामांकन, ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों में प्रक्रिया होती है, विधान परिषद और विधानसभा में। अप्रत्यक्ष चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। सदस्यता का कार्यकाल, जो विधानसभा सॉरी विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, तो कार्यकाल भी सेम है। लेकिन महाअभियोग की शक्ति, महाअभियोग की शक्ति केवल राज्यसभा को ही प्रदान की गई है, केंद्र सॉरी राज्य विधान परिषद को नहीं है। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। तो ये प्रस्ताव केवल लोकसभा या राज्यसभा, इनके माध्यम से ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा पार्टिसिपेट करती है, विधान परिषद नहीं कर सकती। तो यही अंतर है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? आर्टिकल 167 राज्य में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित करता है। यहाँ पे हम केवल प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जब इसका सिलेबस करवाया जाएगा आपको सारी चीजें हाँ और ज्यादा डिटेल से जो भी आपकी सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से समझाई जाएंगी। केवल यहाँ जितनी जरूरत है, क्योंकि यहाँ वही जो प्रैक्टिस सेट है उसकी अपनी एक सीमा होती है, हम उसमें सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना। वो आपको क्लास में प्रॉपर सब चीज एक्सप्लेन कराई जाएगी, जो जो टॉपिक हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भारत सरकार अधिनियम 1919, पूना समझौता 1932। यानी सांप्रदायिक अवार्ड क्या था? 1919 में, सबसे पहले तो 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया कि भाई मुस्लिम कैंडिडेटों को केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान करेंगे। और 1919 के भारत शासन अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन को यानी पृथक निर्वाचन को सिख, ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के तक भी विस्तारित कर दिया कि भाई अब इनके लिए भी अलग पृथक निर्वाचन होगा। तो 1919 तक ये प्रावधान था।
लेकिन उसके बाद 1900 मतलब 1931 के जैसे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 1932। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 के बाद 1932 में प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा दलितों को भी पृथक निर्वाचन की बात की गई। यानी जो धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन था वो तो था ही, लेकिन जो दलित थे भारत में उनको भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। तो जब ये खबर गांधी जी को पहुंची तो गांधी जी इससे बहुत ज्यादा दुखी हुए और पूना की यरबदा जेल से ही जो सांप्रदायिक अवार्ड है इसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। उसके बाद कांग्रेस ने महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में समझौता करवाया, उसे ही हम बोलते हैं पूना समझौता 1932। इसमें अंबेडकर जी जो दलितों के पृथक निर्वाचन की बात कर रहे थे वो मान गए, बोले ठीक है भी पृथक निर्वाचन नहीं। तो गांधी जी ने भी उनकी शर्त मानी, जो दलित कैंडिडेट थे उनको सीटें आरक्षित की गई। तो हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 के बाद लाया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कहाँ? लंदन में, 1930, 31, 32। तो राइट आंसर क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। कैसा लगा आज हमारा प्रैक्टिस सेशन? अगर कुछ चीजें आपको डाउटफुल लगी हैं या कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे जितने भी हमारा अभी सिलेबस बचा है प्रैक्टिस के लिए, ये बाकी सिलेबस तो करवाया जाएगा आपका कंप्लीट, और बाकी सिलेबस भी जैसे हिस्ट्री वगैरह हैं और सब्जेक्ट हैं उनके प्रैक्टिस भी जल्दी ही स्टार्ट किए जाएंगे। तो अपनी एकदम बेहतरीन तैयारी के लिए साथियों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उसको मिस नहीं कर सकते। तो लगातार हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आपका स्वास्थ्य सही होगा तभी आप पढ़ पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।